के प्रति हम आज इस वेबिनार के माध्यम से उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मित्रों, उपस्थित तमाम अतिथियों एवं प्रतिभागियों को पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं प्रेम प्रकाश सर का, स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय सर का। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के धुरी प्रोफेसर SNP सिंह सर का एवं उपस्थित तमाम लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी। एक सूचना, अमित चौधरी जी अपना तस्वीर जरा ठीक करें, आप उल्टा लटके हुए हैं स्क्रीन पर। हाँ, थैंक यू, अब आप सही हो गए। विजय कुमार प्रसाद सिंह जी मुजफ्फरपुर से हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन कर लिए हैं। निधि कुमारी ज्वाइन कर ली हैं। पूजा कुमारी, अर्जुन कुमार गुप्ता ज्वाइन कर चुके हैं। रीमा कुमारी ज्वाइन कर चुके हैं और रिफत खातून जी ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं सब आप समूह का स्वागत करते हुए और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री प्रेम प्रकाश जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य शुरू करेंगे। प्रेम प्रकाश जी से निवेदन है कि हम समय सीमा के कारण हम आपका वक्तव्य 30 से 35 मिनट की अवधि में चाहते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ सके, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हमारा दूसरा भी कार्यक्रम एक है। तो अब मैं श्री प्रेम प्रकाश जी से निवेदन करने के साथ ही आप समूह को यह बतलाना चाहूंगा कि प्रेम प्रकाश जी कवि, लेखक और पत्रकार हैं। 1971 में पटना में इनका जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय श्री निर्मल भाई के प्रकाश आंदोलन में जेल जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। नतीजतन स्कूली शिक्षा सीधे चौथी जमात से शुरू हुई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान साहित्यिक अभिक्रमों से जुड़ा हुआ। पहला कविता संग्रह हर खिलौना या आईना तब आया जब स्नातक के छात्र थे। इस बीच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जयप्रकाश आंदोलन और हिंदी कविता पर एमफिल किया। हाल में आलोचना पुस्तक इमरजेंसी में कविता प्रकाशित। जापानी लेखिका मैरिको शिंजो की पुस्तक मोताई नाई ग्रैंडमा का हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही एक और पुस्तक शिक्षा परीक्षा और प्रधानमंत्री भी प्रकाशित हुआ। 1992 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता में औपचारिक पारी 1999 में जनसत्ता से शुरू हुआ। बाद में सहारा समय, राष्ट्रीय सहारा, नेशनल दुनिया और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए कार्य करते रहे। करीब 2.5 दशक की पत्रकारिता के दौरान प्रचुर मात्रा में वैचारिक और स्तंभ लेखन करते रहे। सामायिक मुद्दों पर कई विषय पृष्ठों का आयोजन और समन्वय भी किया। प्रेम प्रकाश का कवि, लेखक और एक्टिविस्ट का रूप अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के हाथों ही बना सवरा है। वैचारिक रूप से गांधीवादी और समाजवादी रुझान उनकी रचनात्मकता की कसौटी रही है। नए विचार और क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश इस कसौटी को भूलता नहीं है। इन्हें विष्णु प्रभाकर पत्रकारिता सम्मान 2017 में मिला। इंडियन प्लान अवार्ड 2016 में मिला। YS रिसर्च फाउंडेशन का एक्सीलेंसी अवार्ड 2016 में मिला और प्रभास जोशी स्मृति पत्रकारिता सम्मान 2020 में मिला। व्याख्यान उन्होंने कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दिया है और कई परिसंवाद में सफलतापूर्वक अपनी भागीदारी की है। संप्रति ये असिस्टेंट एडिटर जनसत्ता हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। हम अपने प्रतिभागियों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर किसी ढंग की कठिनाई हो या साहित्य के क्षेत्र में किसी परामर्श की आवश्यकता हो तो आप प्रयत्न के निदेशक प्रभात जी से संपर्क कर आप प्रेम प्रकाश जी के पास पहुंच सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं प्रेम प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे स्क्रीन पर आवे और अपना वक्तव्य शुरू करें। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, कृपया अपना माइक ऑन करें और अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार मित्रों, विषय के लिहाज से अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो धर्म और संसद, इसे साझे के तौर पे देखें या अलग अलग देखें, दोनों ही लिहाज से
हमारे लिए खतरे बढ़ गए हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिसमें हम अपने समय को पहचानने के साथ साथ अपनी भूमिकाओं की नए सिरे से शिनाख्त करें तो शायद आगे का रास्ता बने। दिलचस्प है कि धर्म संसद भारतीय इतिहास और परंपरा में ये शब्द पहली बार तब गूंजा जब हमारे ही धरती के एक प्रतिभा ने शिकागो में धर्म संसद को संबोधित किया। बहुत कम अभिभाषण दुनिया में हुए हैं जिसकी शुरुआत, जिसका आरंभ, उसका पूरा वृत्तांत एक ऐसा सम्मोहक इतिहास बन गया है कि मनुष्यता जब भी खुद से बातचीत करना चाहेगी तो वो संभाषण हमारे लिए एक स्लेट की तरह है और हम उससे रोशनी ले सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहनों एवं भाइयों, अमेरिका की धरती ने भारत के एक संत के मुंह से जब यह सुना तो उसके लिए बड़े कौतूहल की बात थी कि धर्म क्या इतना नजदीक आके बात कर सकता है? धर्म क्या हमारी पारिवारिक मर्यादाओं में जो शब्दावलियां हैं वहां तक पहुंच सकता है? मित्रों, जिस सौहार्द का संदेश लेकर भारत तब पहचाना गया, उस सौहार्द के ही संकट के कारण भारत आज एक ऐसे दौर में है जहां से मुश्किल है कि वह अपने लिए रास्ता कैसे तय करे। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, रसियन से लेकर भारतीय साहित्य में गर्म राग की बहुत बात होती है, जुगनुओं की बहुत बात होती है। भारत में 1948 में जब गांधी की हत्या हुई, हमने अपने राष्ट्रपिता को खोया, वो राख आज भी इतनी गर्माहट पैदा कर रही है कि नफरत की एक दीवार जो उस समय खड़ी थी, उस दीवार को चुनने वाले लोग, उस दीवार के लिए ईंट गारा जमा करने वाले लोग, उस दीवार के भरोसे मनुष्यता को बांटने वाले लोग, उस दीवार के जरिए जिस भारत के कम से कम 3 टुकड़े हुए, वो दीवार हमारे बीच आज खड़ी की जा रही है। चुनौती दूसरी भी है और ये हमारे लिए आशा की बात है कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, हमें सबसे पहला मुठभेड़ महात्मा से करना पड़ता है, गांधी से करना पड़ता है। और ये मुठभेड़ किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ये मुठभेड़ किसी मोहनदास करमचंद गांधी के साथ नहीं है, ये मुठभेड़ मनुष्य का उसकी मनुष्यता के साथ है। हमें ये तय करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस मनुष्यता की कद को कितना बढ़ा रहे हैं या कितना घटा रहे हैं। आज जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, वो माध्यम भी इसकी एक मिसाल है। शायद गांधी आज होते तो वो इस पे भी ऐतराज जताते। जो गांधी ग्राम स्वराज की बात कहता था, जो गांधी सत्य, प्रेम और करुणा के साझे की बात करता था, वो इन सब बातों को कहते हुए विकेंद्रीकरण की बात कहता था। यानी संस्कृति का, समाज का, परिवार का, भाषा का एक ऐसा छोटा छोटा मॉडल जो हर जगह जिसकी गुंजाइश हो, जिसके पलने बढ़ने संवरने का पूरा रास्ता हो, और फिर संस्कृतियां आपस में बातचीत करें, समाज फिर आपस में बातचीत करें। आज आप सत्ता के स्वरूप को देखें, अभिव्यक्ति के स्वरूप को देखें,
धर्म के स्वरूप को देखें, इसका बड़ा केंद्रीय स्वभाव हो गया है। नुकसान इसका यह है कि एक चीज कहीं से तय हो जाती है, किसी दिल्ली में बैठकर, भारत के बाहर कई ठिकाने बन गए हैं, और वहां से फिर वो अनुकरण की बात शुरू हो जाती है। हमारे बीच उतनी नफरत नहीं है आज की तारीख में भी। आमतौर पे समाज तभी चलता है जब उसके बीच एक सहयोग हो और समन्वय हो। सामाजिकता हमारी आज भी अगर कहीं कायम है तो ये बतलाता है कि हमारी आपस की साझेदारी बची हुई है, हमारे आपस का सहयोग बचा हुआ है। लेकिन इस प्रेम और सौहार्द के बीच बाहर से अगर कुछ चीजें डाली जाएंगी, तो जैसे आक्रांता राज्यों को लूटा करते थे, विचार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आज इस तरह के आक्रांता आ गए हैं, और उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया है जो हमारे संसदीय विवेक या लोकतांत्रिक विवेक के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। और वो रास्ता यह है कि प्रेम के जरिए, मेल जोल के जरिए शायद सत्ता तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। राज्य शक्ति का ये एक नया ढांचा खड़ा हो गया है जो ये बतलाता है, जो ये सिखाता है कि अगर आप नफरत के रास्ते चलें, समाज को थोड़ा कमजोर कर दें आप, समाज को थोड़ा बांट दें आप, तो उसके ध्रुवीकरण के लिहाज से आपके लिए वोट का गणित आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य या संयोग कह लें कि भारत आज उस कब्जे में आ गया है जहां कुछ राजनीतिक बिरादरियां, कुछ जमात, कुछ दल इस आधार पे अपने लिए सत्ता जुटाने का काम करती हैं, अपने लिए राजनीतिक रास्ता तय करती हैं, जहां वो मनुष्य को, समाज को भेंट स्वरूप नफरत दे रही है। मैंने कल ही अपने एक पत्रकार साथी से बात की। उसने कहा कि राजनीति कभी भी बहुत शिखर पे रहा हो, और कम से कम भारत में ऐसा दौर बहुत लंबा नहीं रहा है। लेकिन जहां तक राजनीतिक स्फीति की बात है, राजनीतिक गिरावट की बात है, पिछले कम से कम एक दशक से भी कम समय में जितनी तेज गिरावट हमने देखी है, जितनी तेज फिसलन हम खुद सवार हो गए हैं, वो बड़ा दुखद है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिन कुछ संवैधानिक या राजकीय पदों पर बैठे लोग, जिनकी कही बातें और जिनके द्वारा कही बोली गई बातें, लिखी गई बातें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सुलेख, एक प्रेरणा की तरह होती थी, आज वो एक ऐसे गुंडई की भाषा में बात कर रहे हैं, वो आज एक ऐसे धौंस की भाषा में बात कर रहे हैं जिसका धिक्कार हमारा समाज अगर नहीं कर रहा है तो समाज को भी अपने विवेक के बारे में तय करना पड़ेगा। ज्यादा समय न लेते हुए एक जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये कि मुझे लगता है कि आज के इस आयोजन में ज्यादातर लोग बिहार के हैं। जब संविधान की मूल रचना तैयार हो गई तो पंडित नेहरू ने संपर्क किया नंदलाल बोस को, शांति निकेतन में जो चित्रकार थे और जिसके जरिए हम आधुनिक कला को जानते और पहचानते हैं। तो वो जो मूल कृति आज भी रखी हुई है उसमें भारत की धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा की एक पूरी झांकी है। राम दरबार है, उसमें बुद्ध भी हैं, उसमें मगध का पूरा वैभव है, वैशाली है। भारत जिस तरह से इन तमाम अपने वैभवों से गुजरा है, दौर दौरा से गुजरा है, उसमें अभी का दौर कम से कम इतना नीचे आ गया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम उस विरासत के वारिस हैं।
इसमें जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि ये बोलियों से और एक ग्राम्यता जो भारत के अंदर रही है, इसलिए गांधी ने उस जमाने में भी कहा था कि 5.5 लाख गांवों का स्वराज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस गांव का जो अपना स्वभाव है, शायद किसी का माइक ऑन है, उस गांव का जो अपना स्वभाव है, उसकी आभा कुमारी, अपना माइक ऑफ करें, उसको थोड़ी सी बचाने की जरूरत है। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप में से ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि उस पृष्ठभूमि से अभी भी जुड़े हुए हैं। गांव का दूसरा मतलब है आपसदारी, और इस आपसदारी ने मनुष्यता को सबसे बेहतरीन सलीके सिखाए हैं, बेहतरीन मुहावरे दिए हैं, ऐसी बोलियां दी हैं जिसके संरक्षण की जरूरत है। भाषा वैज्ञानिक आज अलग से बताते हैं, लेकिन बिहार के कम से कम बज्जिका और उससे आगे मिथिला निकल जाए, मिथिला और मैथिली की पूरी कल्पना में, उस भाषाई ढांचा में गाली नहीं है, अपशब्द नहीं है, अहा मानुक छी, इससे बड़ी गाली कभी मैथिली में कही नहीं गई और सुनाई नहीं गई। लेकिन आज कष्ट होता है कि उस मैथिली भाषा में भी, अंगिका जैसी भाषा में, भाषाई दुर्गंध और दुर्गुण बाहर से भर दिए जा रहे हैं। तो भाषा के स्तर पे जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, आपस में रोज बात करते हैं, उस भाषा की शुचिता को भी बचाने की जरूरत है, उस भाषा के प्रेम, उसके सौरभ को भी बचाने की जरूरत है। तभी हमारी अभिव्यक्ति बचेगी, तभी हमारे हृदय का प्रेम दूसरे तक पहुंचेगा, और मेल जोल का एक जो पूरा संस्कार है, जो समाज से शुरू होकर संसद तक पहुंचता है और आस्था से शुरू होकर धर्म तक पहुंचता है, वो पूरा एक आपसदारी बचा रहेगा। मुझे लगता है कि आज की तारीख में मुझे जितनी बातें कहनी थी मैं कह चुका हूं। नमस्कार। धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी, आपने बहुत ही ओजपूर्ण शैली में और बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से आज के समाज को अपने पुराने परंपराओं को याद कराते हुए भविष्य के मार्गदर्शन के लिए आगाह किया है। यह वास्तव में जैसे विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म संसद में जो बात कही, उसकी आत्मा की पुनरावृत्ति आपके वक्तव्य से हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वे आपके वक्तव्य से आत्मचिंतन में जाएंगे और समाज में एक नए संकल्प को लेकर, नई विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपने आज के कार्यक्रम के मॉडरेटर डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वे आवे और आज की जो वार्ता है उस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अपना विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी बिहार विश्वविद्यालय रामदयालय कॉलेज के द्रोही प्रखर राजनीति विज्ञान के शिक्षक बन चुके हैं और बिहार विश्वविद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग एनएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और करीब 50 कॉलेजों में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का निर्देशन किया है और कॉलेज के छात्र और छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयत्न किया है। इन्होंने विदेश की यात्राएं भी की हैं। फ्रांस में जाकर उन्होंने भारत के शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया है और बड़े ही विनोदी स्वभाव के होते हुए भी
देश भर की यात्रा कर जो ज्ञान अपने व्यक्तित्व में संयोजित किया है, उससे अपने छात्रों और हम जैसे हम सफल मित्रों का भी ज्ञान वर्धन करते रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आज की वार्ता के संदर्भ में प्रेम प्रकाश जी के द्वारा बताए हुए इंगित किए हुए विषय पर आगे अपना वक्तव्य देने की कृपा करेंगे। डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आवाज जा रही जी। आ रही। आज के तस्वीर आपकी नहीं आ रही है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। अब आ गई, तस्वीर आ गई सर? आ गई सर, तस्वीर भी आ गई, आवाज भी आ गई। बोला जाए सर? जी, आइए। आज के इस मौजूद विषय धर्म संसद और महात्मा को चलाने वाले हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय पूज्य श्री नारायण बेनीपुरी जी प्रोफेसर साहब, और आज के जो वक्ता मुख्य रूप से धर्म संसद और महात्मा के विषय पर जो उन्होंने प्रकाश डाला और अपने विचारों को रखा है, छोटे भाई प्रेम प्रकाश जी, इस सारे चीजों के कर्ता धर्ता और एक समाजसेवी के रूप में हम लोगों के विद्यार्थीवत प्रभात जी, प्रयत्न के निदेशक, साथ ही रंजीत जी अमर त्रिशला सेवा आश्रम के, और आज के प्रतिभागी गण, सारे लोगों का इस मौजूद विषय धर्म संसद और महात्मा में स्वागत है। आज का जो विषय है धर्म संसद और महात्मा बड़ा ही मौजूद विषय है। ये हाल का विषय है जो अखबारों से, मैगजीनों से रंगा पड़ा हुआ है, जिस पर कि आज बोलने के लिए आप लोगों ने हमको चुना है। और प्रेम प्रकाश जी ने जिस तरह की बातें अपनी रखी है, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह से विवेकानंद ने धर्म संसद जो शब्द आया हम लोगों के बीच में, उसमें हम लोगों के पूर्वज विवेकानंद जी ने किस तरह से अपनी बातों को वहां रखा और पूरे विश्व में भारत के परचम को फहराया। इसके बाद इन्होंने केंद्रीय स्वभाव और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो अपनी बातों में रखा वो है कि खतरा बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि ये जो धर्म संसद हुआ उसमें खतरा बढ़ गया है। मित्रों, मैं यह बताना चाहूंगा कि धर्म संसद जो हुआ भारतवर्ष में और अभी जिसमें महात्मा की चर्चा हुई, बहुत खुल करके बोलने की बात है। प्रेम प्रकाश जी हमारे छोटे भाई हैं, इनके पिताश्री जो स्वर्गीय निर्मल भाई थे हम लोगों से जुड़े हुए थे, और ये भी जिस तरह से ये वक्तव्य दे रहे हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से, उनको बुला करके हम लोगों ने मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों पर वक्तव्य दिलाने का प्रयास किया। अब हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इसी के साथ साथ, और उनका स्मरण करता हूं। धर्म के साथ संसद को जोड़ करके जो आज के जो महात्मा हैं, मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष में हाल के वर्षों में जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर अर्थात राजनीति की संस्कृति में एक बड़ी गिरावट आई है। और राजनीति की संस्कृति के कहने का तात्पर्य यह है कि जो विचारधारा, राजनीति की अपनी विचारधारा जो है, हर एक दल के अपने अपने विचारधारा है, उससे जुड़े हुए लोग और व्यक्ति हैं, वो बड़ा केंद्रीकृत हुआ है। और इस तरह से केंद्रीकृत होने के कारण भारतवर्ष एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, और राजनीति विज्ञान में हम लोग देश को राज्य कहते हैं। तो ये जो लोकतंत्रात्मक राज्य है उसमें एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति उजागर हुई है, और ये पॉलिटिकल कल्चर के चलते हुआ है, जिसको कि प्रेम प्रकाश जी ने भी कहा है। और ये राजनीति की संस्कृति और संस्कृति की राजनीति, पॉलिटिकल कल्चर एंड कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों बड़ा इसका प्रदूषण हुआ है। और प्रदूषण होने के साथ ही एक परिवेश में, सोचने में,
लोगों के समझने में, ये सारी चीजों में बड़ी गिरावट आई है। हम लोग अगर शुरू के काल में देखते हैं भारत की आजादी के बाद, तो ये जो राजनीति है जिसकी चर्चा अभी हो रही है, वो दूसरे तरह की राजनीति थी। उसमें स्वतंत्रता सेनानी थे और एक दूसरे की कदर और किस शब्द का इस्तेमाल करना है और किस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और किस तरह के जीवन शैली को व्यतीत करना है राजनीति के अंतर्गत, उसका उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा। चाहे वो मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जगह हो या बॉम्बे, कलकत्ता और महानगर जैसे जगह हो, वहां के राजनेता सारे लोग अपने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए पॉलिटिकल कल्चर को बचा करके रखा है, जो आज पॉलिटिकल कल्चर में क्षरण देखने को हम लोगों को मिलता है। इस पर बहुत सारे लोगों का अध्ययन भी आया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को भी रखा है। नंबर 1। दूसरी बात, जो धर्म संसद और महात्मा की जो चर्चा हम लोग करते हैं, उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये जो धर्म संसद हुआ उसमें, ये जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया कि जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। इससे हम लोगों की असहमति है और सारे लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गांव में आपसदारी की बात प्रेम प्रकाश जी ने की, मैं भी इसको मानता हूं कि आपसदारी की जो बात होती है उसमें गिरावट आई है और वो गिरावट आई है इसी तरह के व्यक्तियों के व्यक्तित्व से और वो पॉलिटिकल कल्चर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसके चलते। दूसरी बात जो हम यह कहना चाहते हैं, जनता जो है उसमें सार्वभौम शक्ति होती है और जनता को आगे आकर जो हम लोगों का संविधान है जिसमें धर्म की भी बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे के स्वतंत्रता का हनन करेंगे, अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे। इससे हम लोगों के संविधान में और खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक क्षरण हो रहा है और एक गिरावट आ रही है और इस गिरावट की रक्षा जनता की सार्वभौम शक्ति ही कर सकती है, अभी जैसा कि हम लोग समझते हैं एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते। दूसरी बात जो इसकी बराबर चर्चा में आती है वो है कि महात्मा के सम्मान का ये बात नहीं है। महात्मा माने मेरा कहने का तात्पर्य है महात्मा गांधी से, कि महात्मा गांधी के सम्मान की ही बात नहीं है केवल यह, बल्कि यह लोकतंत्र के संरक्षण की भी बात है। लोकतंत्र रहेगा तभी हम किसी तरह का संसद कर सकते हैं और धर्म संसद भी कर सकते हैं। संसद से मेरा मतलब यह है कि जो बड़ा पंचायत है इस भारतवर्ष का, वो संसद भी हम में जा सकते हैं जब लोकतंत्र रहेगा तब। और यह लोकतंत्र के क्षरण की बात हो रही है जिसमें राजनीतिक दल, राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक शक्तियां, विवेक शून्य लोग, नौकरशाही और खास करके ये जो गूंगी न्यायिक व्यवस्था है, गूंगी न्यायिक व्यवस्था को मैं विस्तार से इस पर चर्चा कर दूं कि आज का जो ये न्याय व्यवस्था है गांधी के न्याय व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है और इस इतनी महंगी न्याय व्यवस्था है जिसमें कि सब लोग जा नहीं सकते हैं, सब लोग अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, तो इसको आज हम कहते हैं गूंगी न्याय व्यवस्था। और यह गूंगी न्याय व्यवस्था ने इस तरह से हम लोगों को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि उससे पहले कि सारे लोकतंत्र के प्रेमी सावधान हो जाएं और लोकतंत्र को मानने वाले, महात्मा को तो आप एक कुछ बोलते हैं और अपशब्द कहते हैं महात्मा को, तो आप सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, उस तरह की बात होती है। लेकिन अगर लोकतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा और इससे आने वाले समय से जिस तरह राजनीतिक दल, राष्ट्र विरोधी लोग, सांप्रदायिक शक्तियां अपने सिर को उठा रही हैं, अपने माथा को उठा रही हैं, वो अपने माथा को उठाने के साथ ही देश में एक क्षरण पैदा होगा जिससे हमारा लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हमारे देश का, वो कमजोर होगा और इस कमजोर होने के साथ साथ ये हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कमजोर होगी और दूसरी ओर जाने का प्रयास करेगी, जिससे कि देश हमारा कमजोर होगा, हमारा राज्य कमजोर होगा। और इसी के साथ हम लोग
समावेशी जीवन शैली की ओर हमको बढ़ना चाहिए। सर्वसमावेशी जीवन शैली यह है कि हम लोकतंत्र में महात्मा जो हमारी एक पूंजी है, जो धरोहर है, एक पूर्वज की तरह है, वह हम लोगों को आगे आने वाले में जो रास्ता बंद है, इसमें कि कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं महात्मा गांधी आज के समय में मौजूद हैं, ये इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन ऐसा पूरे विश्व में जो हम लोगों की गरिमा घटी है, विश्व में जो हम लोगों की गरिमा कम हुई है, वो इसी धर्म संसद के माध्यम से जो बातें गई हैं बाहर, उससे हम लोगों के विचारों का जो लोगों के बीच में आने वाली बात हुई है, वो सारे लोग इससे अलग हट करके अपनी बातों को रखने का प्रयास विदेश में कर रहे हैं और लोग सोचने और समझने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसा हमको देखने और सुनने में अभी तत्काल आ रहा है। गांधी अब हमारी एक बात यह मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जनों की यह विशेष जिम्मेवारी है कि हम खुद भी सक्रिय हों, मुखर हों और सबों को साथ लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। जिस तरह से आज यह वेबिनार प्रभात जी ने रखा है प्रयत्न की ओर से, जिसमें कि हम अपनी बातों को रख रहे हैं, उसी तरह से मेरा सारे गांधी जनों से जो गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वो विशेष उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी बातों को रखें और इसी तरह की बात आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। और लोकतंत्र के मजबूत होने के साथ साथ हमारा देश एक लोकतंत्रीय प्रणाली की सरकार है जिसमें हम लोगों को बोलने की आजादी है। और बोलने की आजादी का यह तात्पर्य नहीं है कि आप कहीं भी बैठ करके किसी भी तरह का धर्म संसद का नाम दे करके उसको बदनाम करें और अपने पूर्वज महात्मा गांधी को गाली के शब्दों से बात करें, उनकी बात, ये अपशब्दों का इस्तेमाल करें। इसलिए धर्म संसद अधार्मिक आयोजन की तरफ जा रहा है और एक ही नहीं, और आने वाले समय में लगता है कि इस तरह के कई एक आयोजन होने वाले हैं। जैसा कि पता चलता है हम लोगों को कि इस तरह के धर्म संसदों का आयोजन कई एक होने वाला है जिसमें कि अधार्मिक आयोजन, जिसको कि हम कहते हैं, होगा और आपस में लोगों के बीच में टकराहट बढ़ेगी और टकराहट बढ़ने के साथ ही साथ राजनीतिक दलों के जो विचार हैं उसमें क्षरण आएगा। हो सकता है आप जिस राजनीतिक दल के पैरोकार हो वो दूसरे राजनीतिक दल वाले भी अपनी बातों को रखने का प्रयास करें और आपस में एक दूसरे के विचारों को और बातों को इस तरह से रखें कि आपस में एक टकराहट हो और लोगों के बीच में टकराहट हो, जिससे कि हम लोग जिसको कि सांप्रदायिकता का रूप देकर के देखते हैं कि कहीं कहीं खास करके चुनावी समय में और चुनावी समय के पूर्व भी इस तरह का माहौल बनाया जाता है। मित्रों, पुनः मैं यह कहना चाहूंगा कि धर्म के समक्ष एक विकृति, बाजारू व अश्लील स्थिति होती जा रही और धर्म बिकाऊ नहीं है। धर्म को मानने वाले को जबरदस्ती आप किसी को धर्म नहीं मनवा सकते हैं और धर्म को इस असंसदीय भाषा के माध्यम से आप संसद करके अपनी बातों को, और खास करके हम लोगों के पूर्वज आदरणीय महात्मा गांधी जी को आप गाली के शब्दों से, अपशब्दों से नहीं बात कर सकते हैं। रही बात कि धर्म संसद में महात्मा को अपनी बातों को कहने के माध्यम से, जिसमें कि मैं फिर उद्धृत करना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारे संत इस तरह के थे जो कि न पढ़े थे न लिखे थे, खास करके कुछ उनको चंद चीजों का थोड़ा ज्ञान हो गया और उसी ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को वो बताना चाहते हैं। लेकिन भारत की जो अपनी एक परंपरा रही है, एक जो कन्वेंशन रहा है यहाँ भारतीय लोकतंत्र की, उसको उन लोगों ने एक तोड़ने का प्रयास किया है, जिसकी हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ ही मैं पुनः अपनी वाणी को अपने चंद शब्दों के साथ समाप्त करूंगा कि धर्म का अर्थ यह है कि लोगों को जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों को सही रास्ते पर ले जाना। जिस तरह से हमारे पूर्वज विवेकानंद जी ने
लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, इतनी बड़ी बात पूरे विश्व में फैलाया और लोग धर्म के प्रति धर्म भीरू हुए, इस तरह अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। लेकिन इस तरह का जो धर्म संसद हो रहा है उसकी हम कटु आलोचना करते हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के संबंध में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और लेकिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से गांधी जन मिल करके एक जगह सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर सरकार के कान पर थोड़ा सा जू रेंगा है और एसआईटी का उन्होंने निर्माण किया है और कुछ व्यक्तियों को उसमें अरेस्ट भी किया गया है। और अरेस्ट करने के साथ ही एक लोगों में उम्मीद जगी है कि आवाज उठाने से और अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखने से, जिसको कि लोग जो समझदार नहीं है उनको समझाने की जो प्रक्रिया है, उसमें समझाने की प्रक्रिया से कुछ न कुछ तो तय रिजल्ट आता है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग गांधी जनों को और जो भी हमारे प्रतिभागी इसमें सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इस तरह के धर्म संसद जो है, जो कि तोड़ने का काम कर रहे हैं, अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्रतिकार करें, उनको दुत्कार उनका करें और अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रख करके लोगों को समझाने का प्रयास करें कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपनी बातों को अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को आंदोलित कर, अपने को न्यौछावर कर एक भारतवर्ष को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया और हम आज उसमें स्वच्छ सांस का अनुभूति कर रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में भी इस तरह से, जिस तरह से ये धर्म संसद किया गया और गांधी को जो जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, अंग्रेज के भी जमाने में हमें याद नहीं है कि इस तरह की बात की गई हो और इस तरह की चर्चा कभी गांधी के बारे में किया गया हो, महात्मा के बारे में किया गया हो, जो आज हम लोगों को सुनने और देखने के लिए मिलता है। तो पुनः मैं आप सारे प्रतिभागियों का और इस वेबिनार को चलाने वाले प्रयत्न संगठन का और जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं और खास करके धुरी आदरणीय बेनीपुरी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आज के मुख्य वक्ता प्रेम प्रकाश जी का, जिन्होंने की अपनी बातों को भी बड़े स्पष्ट ढंग से रखा और मेरी बातों को सारे लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं पुनः आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। विकास जी आभार। पूरा वेबिनार आपके और प्रेम प्रकाश जी के अभिव्यक्ति से अभिभूत है और हम सब ऐसा एहसास कर रहे हैं कि आप दोनों के वक्तव्य से हम लोग भावना के उस प्रवाह में बह गए हैं जिसमें चिंता और समाज निर्माण के प्रति जो हमारी चेष्टा है उसके उस संदर्भ में प्रश्न चिन्ह सामने में आने लगे हैं। मित्रों, अब मैं वेबिनार के प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो जिसे आप जानना चाहते हो हमारे विशेषज्ञ आदरणीय प्रेम प्रकाश जी से और प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी से, तो आप लेकर आवे। हमारे बीच प्रकाश ठाकुर जी उपस्थित हैं। प्रकाश ठाकुर जी, आपका स्वागत है। क्या आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा जो आज के वक्तव्य के संदर्भ में इस वक्तव्य को आगे बढ़ाने और प्रतिभागियों की रुचि को और विकसित करने में मदद करे? तो मैं प्रकाश ठाकुर जी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में और उनसे निवेदन करता हूं कि अगर वो है तो कृपया स्क्रीन पर आने की कृपा करें और अपनी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। प्रकाश ठाकुर। श्रीमान, मुझे क्षमा करेंगे, मैं विलंब से जुड़ा हूँ, पूरा वक्तव्य नहीं सुन पाया, लेकिन जो सुन पाया डॉक्टर विकास को सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है यह। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में ऐसे वेबिनार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे न केवल भारत की पहचान
को जो धूमिल करने वाली शक्तियां हैं उनको बल मिलेगा, गलतफहमियां भी दूर होंगी। सो आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। प्रकाश ठाकुर जी अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ, कोलकाता में रहता हूँ और सेवानिवृत्ति के पश्चात पढ़ता लिखता हूँ, पढ़ने का शौकीन हूँ जी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वेबिनार में आए और हमारे वेबिनार की गुणवत्ता को आपने अपने वक्तव्य से समृद्ध किया है। आपके वक्तव्य से हमारे प्रतिभागी, हमारे वक्ता प्रेम प्रकाश जी और प्रोफेसर विकास उपाध्याय साहब गौरवान्वित होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और भी हमारे जो आज के कार्यक्रम में जो जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, सामाजिक संदर्भों में रुचि लेने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, विद्यार्थी हैं, शोध छात्र हैं, वे उन लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो तो कृपया स्क्रीन पर आने की कृपा करेंगे। विजय कुमार प्रसाद सिंह जी हमारे आज के वेबिनार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर आपके मन में कोई विचार हो, प्रेम प्रकाश जी से कोई वार्तालाप चाहते हो, विकास उपाध्याय साहब से कोई वार्तालाप चाहते हो, तो आप कृपया स्क्रीन पर आने की कृपा करेंगे। और भी जो लोग कोई जिज्ञासा अपने मन में रखे हों, वो अपना माइक ऑन करेंगे और अपना हाथ ऐसे उठाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आपको आमंत्रित करूंगा। प्रेम प्रकाश जी आप लोगों की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी बातें हों उससे पहले एक दो बातें मुझे लगता है कि समय चूंकि है तो उसको जोड़ लिया जाए। हाँ, बोला जाए, प्रेम प्रकाश जी बोला जाए। कुछ तारीखें हमारे भारतीय इतिहास की ऐसी हैं जो अभी बहुत मौजू हो गई हैं, क्योंकि चर्चा धर्म संसद पे है तो 1893 बार बार आ रहा है। आप कल्पना करें कि इस धरती पे 3 ऐसे युग पुरुष एक ही समय में जीवित थे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। इनके जन्म के बीच में भी बहुत थोड़े का अंतर है, 6 या 7 साल स्वामी जी बड़े थे गांधी जी से। 1861 में गुरुदेव का जन्म हुआ था। विकास जी जब कह रहे थे तो गांधी जनों के लिए उनका विशेष आह्वान था। गांधी के बाद के भारत का एक यह भी अनुभव है कि गांधी कोई पक्ष नहीं है और पक्षहीनता जहां से शुरू होती है, गांधी की बात वहीं से शुरू होती है। जब 1617 में वो चंपारण आए तो ऐसा लगा कि स्वाधीनता के संघर्ष का एक पक्ष खड़ा हो रहा है। गांधी ने इस बात से इनकार किया। उसने कहा कि इसे आजादी के आंदोलन या किसी संघर्ष के तौर पे आप ना देखें। भारत के कुछ लोग अपने ही लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो थोड़ी पीड़ा में हैं, जिनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ है जिससे उनको लगता है कि उसके बारे में दुनिया जाने। राजेंद्र बाबू ने चंपारण का जो पूरा अनुभव और जो सबसे बेहतरीन वृत्तांत है उसमें कहा कि चंपारण में कुछ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ। किसानों ने बारी बारी से आकर अपनी बातें कही और वो लिपिबद्ध हुई। देश के श्रेष्ठ प्रतिभाओं ने उन किसानों की बातों को लिखा। दरअसल यह भी एक खतरा है और खासतौर पे वैसे लोगों को इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि खुद गांधी ने गांधीवाद शब्द को अपशब्द की तकरीबन श्रेणी में रखा।
और उन्होंने कहा कि मुझे अपवाद होना स्वीकार है, लेकिन गांधीवाद आ जाए ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। प्रकाश जी कोलकाता से अभी जुड़े, मुझे ध्यान आया कि गांधी की सभा हुई बंगाल में और सामने से इनके विरोध के नारे लगे। गांधी घबराए नहीं, उन्होंने विरोधियों को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी सहमतियों को समझना चाहते हैं, मैं उससे आगे आपकी असहमतियों को समझना चाहता हूं। जिस समय विवेकानंद धर्म संसद को संबोधित कर रहे थे, साल भी वही था, दौर भी वही था, गांधी अफ्रीका पहुंच गए थे उसी 1893 में, और ट्रेन से बाहर फेंकने की घटना तभी हुई थी। जिस नफरत का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उस नफरत के वो शिकार हुए थे उस समय, अपशब्द भी कहे गए थे उनको। दुनिया जब गांधी के बारे में बात करती है तो जब भी इस घटना का जिक्र आता है और जब उनको वहां से फेंका जाता है और गांधी अपने अंदर एक शपथ लेते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से नहीं लड़ना है, इस पूरी मानसिकता से लड़ना है, और मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक ये मानसिकता बची हुई है और मैं उसे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और शब्द गूंजता है, देन महात्मा बॉर्न। और उसी दिन मोहनदास करमचंद गांधी जैसा आदमी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो यह दिखलाता है कि मनुष्यता अपने आप में कितनी शक्तिशाली है। हम गांधी भीरू नहीं हैं, हम सिर्फ गांधी जन नहीं है। मनुष्यता अपने आप में सबसे बड़ी पहचान है। इस मनुष्यता के लिए ही गांधी ने प्रार्थनाएं की थी। जहां भी गए हुए उन्होंने कहा कि एक जो समाज में चेतना और बुद्धि के बीच का सम है, जैसे जैसे संगीत में हम कहते हैं कि वो आदमी तो सम भी नहीं जानता है तो गाएगा कहां से। तो वो जो सम है हमारी सौम्यता का, हमारे विवेक का, हमारे सद्भाव का, हमारी भाषा का, हमारे लिहाज का, हमें उस सम को बचाने की जरूरत है। अगर वह बचा गए हम तो गांधी भी बचे रहेंगे, हम भी बचे रहेंगे, हमारे सारे सांस्कृतिक सरोकार भी बचे रहेंगे। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बातें जो जोड़नी थी मैं कह चुका, अब आगे और कुछ कहना हो तो। धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी, आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारे इस वेबिनार को और समृद्ध कर दिया है। आपने एक संदर्भ में कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में आए, विवेकानंद 1863 में आए और गांधी 1869 में आए। तीनों समकालीन थे, लेकिन इन तीनों के साथ अरविंद ही समकालीन थे। लेकिन अरविंद में और गांधी में कभी राजनैतिक या दार्शनिक विनिमय नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद अत्यधिक आदर्शवाद से ऊपर उठकर मानवेतर जीवन शैली की व्याख्या में लगे थे। यह एक अलग विषय है, इस पर हम लोग फिर वार्तालाप करेंगे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे ढंग से तीनों व्यक्तित्व, रविंद्रनाथ, विवेकानंद और गांधी को इस मंच पर लाकर मानवता को, हमारे जो 3 सितारे हैं, जो हमारे आदर्श के 3 सितारे हैं, उनके बारे में बतलाया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे और कोई प्रतिभागी, निकिता राज पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च स्कॉलर हैं, बिहार विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रा हैं। निकिता राज को कोई अगर आज के विषय के संदर्भ में कोई अपनी जिज्ञासा हो या कोई विचार हो तो आप लेकर आ सकती हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही है जी, मेरा क्वेश्चन है सर कि कहा जाता है कि राजनीति को धार्मिक होना चाहिए, लेकिन वो धार्मिक इस सेंस में कि वो मानव के कल्याण के लिए हो। लेकिन वर्तमान में देखते हैं हम लोग कि ऐसा जितने भी आज के पॉलिटिक्स है वो धार्मिक बेस पे हैं ही,
हम लोग देख ही रहे हैं कि हिंदुज्म की बात होती है या फिर इस्लाम की बात होती है, लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को, रिलीजन को, सॉरी। तो सर, इस संदर्भ में भारत के संविधान में भी ये प्रावधान है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई भी दल अगर धर्म या जाति के विशेष का पर नहीं हो सकती है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी किसी विशेष धर्म या जाति को लुभाने की कोशिश करती है तो चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की मान्यता जो है वो समाप्त कर दे सकता है। तो सर, ऐसा प्रोविजन है जब संविधान में, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि आज कोई भी पार्टी के नेता जो है वो खुलेआम अपने भाषण और अपने बयान में मतलब लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस संबंध में क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकें? मेरा ये धन्यवाद। क्वेश्चन प्रोफेसर विकास सर से है, क्योंकि वो पॉलिटिकल विकास जी। साइंस से प्रोफेसर हैं और काफी नॉलेजेबल हैं। विकास इस जी, संदर्भ में मार्गदर्शन करें। विकास जी उपलब्ध हैं? हाँ हाँ, जी। उपलब्ध हैं। हाँ, मैं प्रश्न सुन रहा था निकिता का। जी जी। थोड़ा प्रश्न में विरोधाभास है, और यह कि स्वतंत्रता तो सबको है, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का हनन करेंगे और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करेंगे। जहां तक सवाल है राजनीतिक दल के धर्म की बात करने का, तो राजनीतिक दल धर्म को खुल करके जिस तरह से कर रहे हैं आज के संदर्भ में, उसमें इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो इसको धर्म को उससे रोके, और उनको करने से धर्म को जो बात करते हैं और धर्म की बात जो करते हैं उसी तरह की बात, जो जैसे कि अभी धर्म संसद में जो बात महात्मा के विरोध में की गई, तो उसमें एसआईटी को सरकार ने एसआईटी बैठाई और उनको अरेस्ट भी किया गया। तो उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही जो राजनीतिक दल को इस तरह के खुलेआम धर्म की आलोचना, धर्म के संबंध में बात करना नहीं किया जा सकता है, वो उस तरह की बात में सरकार हस्तक्षेप करती है, और इलेक्शन कमीशन को ही पूरा अधिकार है हस्तक्षेप करने का, और वो उससे अपनी मान्यता भी उसकी समाप्त कर सकती है इस आधार पर। तो बड़ा ही क्लियर है इसमें हम लोगों के संवैधानिक, धन्यवाद। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में। जी। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शालिनी रंजन मैडम हैं, रत्न संगठन की कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे स्क्रीन पर आवें और हमारे आज के जो प्रखर वक्ता प्रेम प्रकाश जी और बड़े ही सुविचारित वक्तव्य देने वाले प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी को सम्मानित करने के लिए जो मेमेंटो प्रदान करना है, उसके लिए आप स्क्रीन पर आवें। प्रेम प्रकाश जी, हम लोग मेमेंटो प्रदान करते हैं आभासी, लेकिन वह है वास्तव में, उसे हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शालिनी रंजन जी, प्लीज कम। जी, आइए। नमस्ते प्रयत्न परिवार हाँ। की ओर से। आज का जो सेशन रहा है उसका टॉपिक दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे पास ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ये कैसे क्या बात होगी, बट उपाध्याय जी और प्रेम प्रकाश जी को सुनने के बाद बहुत हद तक वो जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट का वो समझ में आया। उनकी जो शैली थी, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को टच किया है। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपार्ट फ्रॉम दैट निकिता, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। इससे डिबेट के लिए रास्ता खुलता है और नई चीजों को सोचने के लिए ना ये आपका प्रश्न कंपेल करता है, तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपार्ट फ्रॉम हिम, सिन्हा सर, हर बार जिस उत्साह से आप ये वेबिनार कंडक्ट करते हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रेम प्रकाश जी से कि वो एक मोमेंटो ग्रहण करें प्रयत्न परिवार की ओर से, और जैसा एसएन सर ने बताया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आप तक पहुंच जाए। सर एक्सेप्ट कीजिए। प्रेम प्रकाश जी बोल दीजिए एक शब्द की स्वीकृत। आपका सम्मान सिरोधार्य। थैंक यू। अब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब उपाध्याय जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर
ये आप हम प्रयत्न परिवार की ओर से एक छोटा सा मेमेंटो एक्सेप्ट करें हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप तक पहुंचेगा ये, आप तो मुजफ्फरपुर में हैं, जी इसलिए आप जी जी तक जी जी पहुंचाया जाएगा। हाँ जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को पुनः। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयत्न संगठन के और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री अर्जुन गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करेंगे और उसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न घोषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम लगातार वेबिनार आयोजित करने हेतु पर्यटन संगठन के संस्थापक हमारे गुरुवर प्रभास सर का सहृदय धन्यवाद आभार, जिनके द्वारा हम सभी को अपने घर बैठे ही ज्ञानवर्धन प्राप्त हो रहा है। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर का सहृदय धन्यवाद आभार, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्तव्य हम समूह को दिया एवं इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। सर के लिए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आभार। एवं आज के हमारे मोनिटर विकास नारायण सर का भी सहृदय धन्यवाद आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया एवं इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सभी के मार्गदर्शक SMP सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, जो अपना लगातार कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पर सभी सदैव हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आभार एवं तमाम श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय जगत। अब मैं प्रयत्न संगठन के निदेशक प्रभात जी से निवेदन करूंगा कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय भावना से प्रेरित जो कवि सम्मेलन उन्होंने प्रस्तावित किया है, उसके बारे में आज के प्रतिभागियों को सूचित करने की कृपा करें। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग युवा कवि सम्मेलन का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किए हैं। हम तमाम उपस्थित प्रतिभागी एवं अतिथियों से सादर अनुरोध करते हैं कि इसी समय 3 बजे से ही हम लोग वेबिनार के माध्यम से युवा कवि सम्मेलन करेंगे। इसमें स्वरचित रचना और जिनको कविता गाने की इच्छा हो और उनका स्वरचित नहीं हो तो अपने पाठ्य पुस्तक का याद करके भी हम लोग के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। हम तमाम प्रतिभागियों से आग्रह करते हैं कि आप युवा कवि सम्मेलन में निश्चित रूप में भाग लेंगे और हमारा उत्साह वर्धन करने का कृपा करेंगे। धन्यवाद प्रभात जी। और अब हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न घोषित किया जाता है और आप सभी प्रतिभागियों को, मुख्य वक्ता प्रेम प्रकाश जी को, मॉडरेटर प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी को और कलकत्ता से श्री प्रकाश ठाकुर जी को